4 जुलाई 2012 इंडियन फुटबॉल का हिस्टोरिक डे। उस दिन पोर्तुगीज क्लब स्पोर्टिंग लिस्बन ने इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन सुनील छेत्री को साइन किया। पूरा इंडिया सोच रहा था अब एक गोल्डन एरा स्टार्ट होगा इंडियन फुटबॉल का। अब इंडियन प्लेयर यूरोप में नाम बनाएंगे। लेकिन सिर्फ 9 मंथ बाद सुनील छेत्री वापस आ गए। सिर्फ 5 मैचेस उन्होंने खेले, 0 गोल स्कोर किए। आज मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा क्यों इंडियंस ग्रेटेस्ट फुटबॉलर यूरोप में सक्सीड नहीं कर पाए। ये सिर्फ एक प्लेयर की कहानी नहीं है, ये पूरे इंडियन फुटबॉल का सबसे बड़ा रियलिटी चेक है। आज हम बात करने वाले हैं उस ट्रांसफ़र की जो 2012 में इंडियन फुटबॉल हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट बना। मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो सुनील छेत्री ने खुद अपने इंटरव्यू में रिवील किया है। कोई र्यूमर नहीं, कोई एजम्पशन नहीं, सिर्फ फैक्ट और सच। अगर आप एंड तक सुनोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगा कि असली प्रॉब्लम कहाँ थी, प्लेयर में या हमारे पूरे इकोसिस्टम में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं स्पोर्टिंग लिस्बन ने सुनील छेत्री को क्यों साइन किया था। उस टाइम छेत्री का फॉर्म भाई नेक्स्ट लेवल पर था, वो पीक पर था एकदम। 2010 में MLS क्लब से रिटर्न के बाद उन्हें काफ़ी लाइमलाइट भी मिली। फिर 2010-11 में आई लीग सीजन में 7 मैचेस में 7 गोल, और 2011-12 में 14 मैचेस में 8 गोल्स। इंटरनेशनल लेवल पे भी काफ़ी सॉलिड परफॉर्मेंस था। एशिया कप में 3 गेम्स में 2 गोल्स स्कोर किए थे, और 2011 में नेशनल टीम के लिए 17 मैचेस में 13 गोल। वो बिल्कुल एकदम पीक पे थे, जो कि रिकॉर्ड दिखा रहे हैं। तो स्पोर्टिंग लिस्बन के 2 क्लियर रीजन थे साइनिंग के लिए। पहला, उनका परफॉर्मेंस जेन्युइनली ब्रिलियंट था। दूसरा, क्लब का बिजनेस ऑब्जेक्टिव। देखो, स्पोर्टिंग लिस्बन इंडियन फुटबॉल मार्केट में एंट्री करना चाहता था, और उस टाइम छेत्री के सबसे बड़े फुटबॉलर स्टार थे इंडिया के। उनकी साइनिंग से एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता था, इसलिए उन्होंने बी टीम के लिए साइन किया था। अगर देखो ये साइनिंग सक्सेसफुल होती तो स्पोर्टिंग लिस्बन अपना ये ट्रेनिंग और ये जो अकेडमीज़ वगैरह है और ये सब वहाँ पर ओपन करती इंडिया में, तो उनको बेनिफिट होता और इंडिया से व्यूवरशिप भी आती। तो ये सोच यही थी, और बी टीम में उनको अच्छा खेलेंगे तभी वो ए टीम के लिए डिवी पहुँचेंगे और इंडियन मार्केट में बड़ा नाम बन सकता है। अब छेत्री का माइंडसेट क्या था उस टाइम पर? उन्होंने साइनिंग के टाइम कहा था, आई वांट टू ग्रो एंड इम्प्रूव माई सेल्फ। और एक लाइन जो आज भी बहुत पावरफुल है उनकी, व्हेन आई एम 40 आई डोंट वांट टू रिग्रेट नॉट गिविंग एवरीथिंग। तो ये उनकी सोच थी, और यही सोच उन्हें लेजेंड बनाती है। वो लिमिट के बाहर सोच रहे थे, और जब कोई लिमिट के बाहर सोचता है तो ग्रेटनेस का पहला स्टेप वही होता है। तो जो साइनिंग के बाद जो एक्सपेक्टेशन थी, वो फैंस सोच रहे थे कि अब छेत्री स्पोर्टिंग की मेन टीम में खेलेंगे, यूरोपियन फुटबॉल देखने का मज़ा डबल हो जाएगा, इंडियन फुटबॉल अब ग्लोबल लेवल पे दिखेंगे। क्लब सोच रहा था छेत्री का थ्रू इंडियन मार्केट में फेम मिलेगा, बिजनेस बढ़ेगा, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट होंगे और फ्यूचर में और इंडियन प्लेयर भी आएंगे। मतलब दोनों तरफ एक्सपेक्टेशन हाई थी, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग थी। अंदर 1 महीने के अंदर सबको समझ आ गया था कि ये ट्रांसफ़र शायद फेल हो चुका है। छेत्री दोनों तरह से स्ट्रगल कर रहे थे, मेंटली भी फिजिकली भी। और स्पोर्टिंग सीपी के 9 मंथ में सिर्फ 5 मैचेस खेल पाए, वो भी थोड़ा बहुत, और एक भी गोल नहीं कर पाए वो। अब सवाल ये आता था कि क्यों सक्सीड नहीं कर पाए। मैं आपको वही रीज़न बताऊंगा जो छेत्री ने अपने इंटरव्यू में बताया। तो पहला रीज़न, उनके 3 बड़े रीज़न थे, उनमें से पहला था स्पीड ऑफ प्ले। छेत्री स्पोर्टिंग गए, वहाँ गेम की पेस इतनी हाई थी कि उनको सब कुछ ब्लर लग रहा था। ठीक है, पासिंग, डिसीजन मेकिंग, बॉल मोमेंट, प्रेसिंग सब बहुत इंटेंस और फास्ट था। उन्होंने खुद कहा था वहाँ सब कुछ मुझे बहुत तेज़ी से हो रहा लग रहा था। इंडिया से कंपैरिजन में डिफरेंस बहुत ज़्यादा हाई था, वो उन्हें समझ में आ गया था। और जो दूसरा रीज़न था वो ट्रेनिंग इंटेंसिटी था। वहाँ की ट्रेनिंग नॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी। ट्रेनिंग में भी लगता था जैसे कॉम्पिटिटिव मैच चल रहा हो, जो इंडिया में होता है रेगुलर, वहाँ ट्रेनिंग में होता था। यंग प्लेयर इतनी हंगर और क्वालिटी के साथ आते थे कि उनका लेवल अलग था। छेत्री उस इंटेंसिटी में ईजिली एडजस्ट नहीं कर पाए। तीसरा रीज़न ये बताया उन्होंने, टेक्निकल और फिजिकल लेवल। वहाँ के प्लेयर क्लियरली स्ट्रॉन्गर, फास्टर, टेक्निकली बेटर। जो जब वो ए टीम ट्रेनिंग में गए तब कोच ने उन्हें कहा था सुनील छेत्री को, यू आर नॉट गुड इनफ फॉर द फर्स्ट टीम, गो टू द बी टीम।
ये कोच का कहना था। वो कोच थे रिकार्डो, पोर्तुगल के फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर और यंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो के टीममेट। उनका हाई इंटेंसिटी फुटबॉल और स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी के लिए फेमस थे वो। यंग टैलेंट को मौका देना, इसमें बिलीव करते थे वो। लेकिन बी टीम में भी कॉम्पिटिटिव मैच हो रहे थे, वहाँ भी एक्सट्रीमली टैलेंटेड यंग प्लेयर थे, जिसकी वजह से छेत्री को अपनी जगह बनाने में बहुत मुश्किल हो रही थी। और जो असली प्रॉब्लम थी, अब सवाल आता है, ये क्या इसमें छेत्री की गलती है? मुझे नहीं लगता कि उनकी गलती है, क्योंकि उनका करेज रेस्पेक्ट के लायक है। उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया, कंफर्ट जोन से बाहर निकले, ट्राई किया, जो कि इंडियन प्लेयर नहीं करते। असली प्रॉब्लम थी हमारे इकोसिस्टम की। छेत्री तब तक इंडिया में खेल रहे थे और एकदम से उनका लेवल जंप होकर पोर्तुगल के फुटबॉल में हो गया। ये सडन जंप इतना बड़ा था कि ग्रेजुअल एडॉप्शन पॉसिबल ही नहीं हुआ। टेक्निकली, फिजिकली, मेंटली और सब कुछ बहुत टफ हो गया। लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ मिली, कॉन्फिडेंस पे असर पड़ा, प्लस इंडिया से आने वाला प्रेशर, क्योंकि सबका नज़र इन सुनील छेत्री पे था कि वो आगे ए टीम में जाएंगे और हाई एक्सपेक्टेशन थी उनसे। लेकिन 9 मंथ की हसल के बाद छेत्री ने खुद क्लब से रिलीज़ मांगा और वापस इंडिया आ गए। उस साइनिंग ने इंडियन फुटबॉल को सच का आईना दिखाया। हमारे बेस्ट प्लेयर को पोर्तुगल की बी टीम में भी सर्वाइव करना मुश्किल हो गया। इससे हमें एक ही लेसन मिलता है, शर्म की बात है कि एक पूरा डिकेड निकल गया और हमने अभी तक ये चीज़ें सीरियसली नहीं ली जो सुनील छेत्री ने बोली। छेत्री ने वहाँ से नोट्स लिए, उन्होंने कहा अगर कोई यंग इंडियन प्लेयर अच्छा खेल रहा है तो जितनी जल्दी हो सके उसे फ़ौरन भेजो, क्योंकि अडॉप्ट करने में भी टाइम लगता है। लेकिन आज जो सिचुएशन है, टॉप प्लेयर बहुत लेट जाते हैं, अगर कुछ चाहते हैं तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ नहीं जाते हैं। जापान, साउथ कोरिया के प्लेयर ऐसी ही बिग क्लब में सक्सीड कर गए, क्योंकि उनका इकोसिस्टम ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग था। हमने वहाँ हार खाई। जो प्लेयर आज भी बाहर जा रहे हैं, चाहे अपने एक्सपेंस से जा रहे हो, उन्होंने अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, क्योंकि लिमिट्स के बाहर सोचना और रिस्क लेना, उसमें बड़ा करेज लगता है। तो यही था पूरा कहानी इंडियन फुटबॉल के ग्रेटेस्ट प्लेयर की, जो यूरोप में सक्सीड नहीं कर पाए। और आज भी हम एक न्यूज़ का इंतज़ार करते हैं कि इंडियन फुटबॉल साइन फॉर टॉप डिवीज़न क्लब, लेकिन ऐसा सुनने को नहीं मिलता। पता नहीं कब आएगा, लेकिन इंतज़ार तो है और आगे भी रहेगा। और आप बताओ कमेंट में आपके हिसाब से अभी इंडियन फुटबॉल इकोसिस्टम कितना इम्प्रूव हुआ है, और आज के यंग प्लेयर का क्या सीन है? वो क्या जाएंगे यूरोप या फिर इंडिया में ही स्ट्रगल करते रहेंगे? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपको कोई और टॉपिक पे स्टोरी चाहिए तो कमेंट करना। मिलता है अगली वीडियो में।